वेलकम बैक एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो मैं आपको ऑर्गेनिक की एक्सरसाइज करवा रहा था, तो शायद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिए थे, तो मैं एक बार शो कर दूं आपको। वही बुक अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग चलेंगे। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं कैमरे को बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। लेट अस सी आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? आई होप बोर्ड आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग देखें ध्यान से, इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट शोन इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे पहली इक्वेशन दी गई है CH3COH यानी एसिटिक एसिड है, साथ में हमें एक OH नेगेटिव दिया गया है, यानी बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में ये बन रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन क्या है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिस स्पीशीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप मुझे ये बताइए न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि ये किसका काम करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सेकंड इक्वेशन देखिए एक बार। सेकंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, ये दिया गया, मैं आगे बना भी नहीं रहा। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इस पर फिर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये कौन बनेगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। थर्ड इक्वेशन देखिए बेटा जी। थर्ड इक्वेशन में कैसा चार्ज है कार्बन के ऊपर, प्लस। तो जब प्लस चार्ज होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो आई थिंक आपको कंप्लीट है अभी ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप स्टडीड इन दिस यूनिट। तो इन्होंने टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इक्वेशंस लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना, वरना तो फिर काफी टाइम लगेगा इसमें। मैं लिख के आपसे दोबारा मिलूंगा। बेटे अब ये 4 रिएक्शन आपको दी गई थी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आने लायक होता है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है आपसे। अब आप मेरे साथ देखिएगा पहले। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन में और ब्रोमीन में। ब्रोमीन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हो, तुम्हें तो मैंने बताया कि ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये किसको शो करता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये अपने शब्दों में कहूं तो ये अमीरी को शो कर रहा है, ये गरीबी को शो कर रहा है। और जो बच्चे बाकी स्कूल्स के, तो आपके टीचर ने आपको इसको न्यूक्लियोफाइल बोला होगा और इसको बोला होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्लियर? तो जो मेरे पास पढ़ते हो, ये तुम्हें अमीरी दिखाई दे रही है ना, नेगेटिव चार्ज, और ये गरीबी दिखाई दे रही है, प्लस। तो अमीर हमेशा किसको अटैक करता है, गरीब को। तो ये यहाँ पे अटैक हुआ और यहाँ से कौन निकल गया हमारा, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव। तो ये जो निकले ये कौन है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। जो आया है वो भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। जो गया है वो भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक आता है इसमें से। सेकंड पार्ट में देखिए बेटे एक बार, यहां पे आपको मैंने क्या पढ़ाया है, हमेशा क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो कौन सी रिएक्शन, एडिशन। कौन सा रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। तो मार्कोनी ने क्या कहा था, जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन के साथ तो आपके दोनों कार्बन ही है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाना है, अगर मैं लिखूं तो मार्क रूल। तो यहाँ पे आपका लगा मार्क रूल लगा। क्लियर? और कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगर मैं नीचे आके शो कर रहा हूं तो यहाँ पे हो रही है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन। और याद रखना बेटे, जो एल्कीन होता है वो एडिशन में कौन सी टाइप करता है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन बनेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपने याद रखना है कि जब भी एल्कीन की बात आएगी तो एल्कीन कौन सी रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो 2 होगी हमारी। थर्ड पे आइए बेटे, थर्ड केस में क्या होगा, अगर मैं यहां बताऊं आपको, कल मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था बीटा एलिमिनेशन, जिसमें मैं यूज करता था KOH अल्कोहल। तो ये वही रिएक्शन है। इस बंदे ने OH नेगेटिव लिख दिया, इसके ब्रैकेट में मैं अल्कोहल मैं लिख देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कौन है, अल्फा कार्बन, ये कौन है, बीटा कार्बन। तो क्या होता था हमारे पास, अल्फा से ब्रोमीन जाता था, बीटा से H जाता था। तो ये देखिए आपका इधर से OH ने किसको ले लिया, यहां से H को, तो वाटर निकल गया।
और साथ में Br क्या निकला, नेगेटिव। कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ पूछूं तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो इसको। तो आपके सिलेबस में है ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है हमारे पास। क्लियर सबको? तो 3 मैंने आपको बताई। पहले केस में कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरे केस में कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तीसरे केस में अगर देखें तो हम लोग बीटा एलिमिनेशन। फोर्थ केस देखिए ध्यान से। फोर्थ केस में बेटे मैं एक बार ना आपको इसके मैकेनिज्म बताना चाहूंगा, डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा आज, क्लियर, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पार्ट आपको बता सकूं। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये मेरे पास रिएक्शन है। तो बेटा जी ये कौन है, अगर आप ये टाइप ऑफ कंपाउंड देखते हो तो ये अल्कोहल ROH, और ये कौन है, HBr। HBr किस में टूटेगा, H+ और Br नेगेटिव में। O के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर। जो मेरे पास पढ़ते हो भाई, ये अमीरी और ये गरीबी है। अमीर किसको अटैक करेगा, गरीब को। ये आपका बनेगा यहां। क्लियर सबको? अब इसके बाद यहां पे अगर आप देखिए ध्यान से, O पे प्लस आ गया तो O तो प्लस रखता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। और अगर वाटर बेटा जी यहाँ साइड प्रोडक्ट निकलेगा तो आप पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। और R कौन बना आपका, कार्बोकैटायन। और याद करो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोकैटायन होता है वो 2 अरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट, 2 शिफ्ट, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे या तो हाइड्रोजन शिफ्ट का केस बनेगा या मिथाइल का। और बाद में क्या होगा, इसके बाद कौन बचा हुआ है यहाँ से, Br नेगेटिव। तो इसको कौन अटैक कर देगा, Br नेगेटिव। तो बेसिकली हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, अभी के लिए सिर्फ आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास वो तो सब्स्टिट्यूशन ही रहा है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि Br नेगेटिव ने OH को रिप्लेस किया है। क्लियर? तो Br भी नेगेटिव और OH भी नेगेटिव है। तो यानी कि अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रीअरेंजमेंट। आपने हर बच्चे ने अब ध्यान रखना है कि अगर आगे से मैं यहाँ पूछूं कि बेटा यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, आप लोग मुझे बताओगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है विद रीअरेंजमेंट। क्लियर सबको? दोबारा देख लो, पहला केस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का था, दूसरे में डबल बॉन्ड था तो एडिशन था इलेक्ट्रोफिलिक। तीसरे केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हुआ था, बीटा एलिमिनेशन। फोर्थ केस देखिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रीअरेंजमेंट। क्लियर? अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लेट अस 15 में कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, आर दे स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। तो मैं एक बार ये भी पहले बना लेता हूं, समय की बचत होगी, फिर मैं आपको आगे शो कर। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें बेटे ध्यान से, तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि जो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसमें इस तरफ कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, जो मैंने डॉट से बनाए। इधर भी कितने हैं, 2। बट इसमें अगर आप देखें तो इधर कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, और इधर कितने कार्बन एटम्स हैं, 1। तो ये मेटामर्स होते थे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों साइड अलग अलग हो जाता था। और मेटामर किसकी टाइप थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये कौन है हमारे पास, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल में भी कौन सी टाइप हुई, मेटामर्स हुई बेटा जी। नेक्स्ट वाले पे आइए ध्यान से। नेक्स्ट वाला अगर आप देखिए तो क्लियर दिख रहा है, अपोजिट साइड है ग्रुप, तो कौन सी फॉर्म हुई, ट्रांस। और यहाँ पे सेम साइड है तो कौन सी फॉर्म होगी, सिस। क्लियर सबको? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता था आपका। कौन सा होता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर यहाँ पे इस केस पे देखें आप, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन है ना एटम्स की, एक बार 1 मिनट वेट करिएगा, कहीं मैंने नोट करते टाइम ना गलती की हो। यस, वो था यहाँ। क्लियर? तो पोजीशन को मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ चार्ज चेंज हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ इस पे प्लस है, यहाँ इस पे प्लस आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे यस ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स हैं एक दूसरे के। तो अगर पहला केस देखें तो हमारे पास किसका बना, मेटामर का, स्ट्रक्चरल का, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस। और ये वाला क्वेश्चन देखें तो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स का बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेजेस यूज कर्व्ड एरोज टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड क्लासिफाई ईच एज होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस।
क्लियर? आइडेंटिफाई रिलेटिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड एज फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। तो ध्यान से देखते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन। बोर्ड को मैं रब कर रहा हूं, इसको हम साथ मिलके करेंगे बेटा जी क्वेश्चन। तो अगर आप पहले पार्ट में यहां पे देखें तो यहां पे मेरे पास ये दिया गया है ये स्पीशीज बना के दी गई। बेटा जी जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज में बनते हैं, तो ये पक्का होमोलिसिस प्रोसेस हो रही है। तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया, होमोलिसिस। तो ये डेल्टा या एच न्यू की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट या डेल्टा की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ना सिमिलर एटम्स के बीच में, ये दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेक करके दिखाना था, और ये जो क्लीवेज कहलाएगी होमोलिसिस क्लीवेज कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे ध्यान से। अच्छा ये जो स्पीशीज बनी है इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। बी पार्ट में देखिए, ये जो आपको यूं बना के दे रखा है, ये बना के दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा। इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारा क्या बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बनता है कीटोन, एसीटोन बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इसके साथ ट्रीट कर रहा है बेस OH नेगेटिव, और इससे जो स्पीशीज बना रखी है ये बना रखी है, अगर आप ध्यान से देख पाए अपनी बुक के अंदर, ये नेगेटिव हो गया हमारे पास, क्लियर? और साथ में H2O है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पूरे रीजन के साथ बताता हूँ। ये जो ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसने विड्रॉ किया इस कार्बन से डेंसिटी को, इस कार्बन ने विड्रॉ किया इस हाइड्रोजन से। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, ये वीक हो गया। तो जैसे इसको बेस मिला, हाइड्रोजन यहां से एसिडिक नेचर की हो चुकी है। एसिडिक नेचर बोले तो H+ की फॉर्म में रिलीज होगी। तो अगर ये H+ की फॉर्म में रिलीज होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो मैं शो कर रहा हूं इस बॉन्ड के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन पे शिफ्ट होने की वजह से कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन आयन के अंदर। और यहां से कौन रिमूव हुआ, आपका H+, OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना, वाटर। तो अगर अब आप यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन देखें तो ये X, Y, Z, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, इतना नहीं बताना आपने तो जस्ट ये बताना है कि यहाँ क्लीवेज कौन सा है। तो यहाँ क्लीवेज हो रहा है हिट्रोलिटिक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही कार्बन पे गए। ठीक है, और पूरा एरो मैंने यूज किया, मैंने तो रीजन भी बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे कार्बन आयन बना आपके पास और हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है। अगला केस देखिए बेटा जी ध्यान से, केस नंबर C। अगर C केस में आप देखें तो ये दे रखा था हमने कुछ, ये दे रखा है इस तरह से, Br नेगेटिव। तो इसका कहना है कि यहां पे क्या हो रहा है, देखो बेटा साफ पता लग रहा है कि ब्रोमीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और ये वाला जो है ये डॉट जो मैंने बनाई है कार्बन है स्लाइड पॉजिटिव रहा होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए होंगे। तो इसलिए Br किस फॉर्म में गया है, यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में। तो Br जब नेगेटिव की फॉर्म में गया तो फिर यहाँ कौन सा क्लीवेज हो गया, हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया। और ये जो स्पीशीज बनी है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन बन गई आपकी, और जो क्लीवेज हो रहा है हिट्रोलिटिक हो रहा है। लास्ट वन देखिए D1। अगर D केस में आप ध्यान से देखें तो ये बनाया गया मेरे पास, ये अब इधर देखना बेटा, ये एक बार देखिए, फिर करते रहना, एक बार सब इधर देखिए। ये यहाँ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी गिवन है, ये प्लस। साफ पता लग रहा है कि यहाँ क्या हुआ होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे मूव कर गया होगा, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ जुड़ गया, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये कौन बना आपका, कार्बोकैटायन। और ये क्लीवेज क्योंकि पूरा एरो है तो कौन सा क्लीवेज हो रहा है, फिर से हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो यानी कि अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट बता दिया है कि कहां पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है और कहां पे हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। अब आ जाइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो यहां पे कहा गया कि एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिज इफेक्ट, व्हिच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट effect explain the following correct order of acidity of carboxylic acid।
वैसे तो बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है बताता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या बोलते थे, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए चेन ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी थोड़ा ही बता रहा हूं इसलिए आपको। तो जब एक कार्बन की चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। वो दो तरह से हो सकता है, विड्रॉइंग हो सकता है और डोनेटिंग हो सकता है। विड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट, डोनेट कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता था, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती थी डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो सपोज करो यहाँ पाई बॉन्ड है हमारे पास, ये सिग्मा है और ये पाई है, क्लियर। तो अब इसके लिए अगर आपको इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ एडजस्ट करना है तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन मूव कराने पड़ेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा क्लीवेज किया, हेटेरोलिटिक। तो दो पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, एक पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये आपकी स्पीशीज बन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्लियर सबको। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसी में एक बी पार्ट होता था, इधर देखिए ध्यान से। सपोज दैट आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। अब फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस बार क्या होगा, दो पर नेगेटिव होगा एक पर प्लस, लेकिन इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये एक पे जुड़ेगा और ये आपकी स्पीशीज बनेगी इस बार, ये बने। तो यहां पे हमारे पास अगर हम मेरे से भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर जिसके ऊपर शिफ्ट हुआ है वहीं पर आपका रिएजेंट अटैच हो रहा है, जैसे दो पे शिफ्ट हुआ है और रिएजेंट भी दो पे अटैच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्लस ई इफेक्ट। और अगर मान लीजिए शिफ्ट दो पे हुआ है, अटैच एक पे हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट कहलाएगा ये माइनस ई इफेक्ट कहलाता है आपका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए, अगला देखते हैं। इसी में यहां पर हमें क्वेश्चन था कि हमें कंपैरिजन करना है एसिडिटी का। ये मैं आपको दिखाता हूं क्या दिया गया। ये दिया गया एक, तो ये कंपाउंड दिया गया है और ये कंपाउंड दिया गया है आपको। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इस केस में कितने माइनस आई ग्रुप है, 3 माइनस आई है। यहां कितने माइनस आई है, 2 माइनस आई है। और यहां कितने माइनस आई है, 1 माइनस आई है। और मैंने आपको क्या बताया था, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन से इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया आपकी बुक में किस बेस पे दिया गया है, माइनस आई इफेक्ट के बेस के ऊपर। तो अब इसमें बस इसने तो जस्ट सिंपल पूछा था कि यहाँ पे कौन सी इफेक्ट के बेस पे एक्सप्लेनेशन दोगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस के ऊपर। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हमारा लग रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए ध्यान से। अगर बी पार्ट में देखें हम लोग, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये ऑर्डर है। इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट रीजन है क्योंकि प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा ग्रुप एक प्लस आई है, एक प्लस आई ग्रुप लगा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने प्लस आई ग्रुप लगे हैं, 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं। यहाँ कितने प्लस आई लगे हैं, 3। तो मैंने क्या बताया था अगर आपको ध्यान हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो था दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, और जो मेरे पास पढ़ते हो मैंने आपको नोट करवा भी रखा है ये। तो क्वेश्चन कहता है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, हम इसमें एक हॉट सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसके अंदर 2 कंपाउंड में से एक डिसोल्व हो जाएगा, एक डिसोल्व नहीं होगा, क्लियर। तो ये मैंने आपको पूरा करवा रखा है डिस्टिलेशन। इसको तब यूज करना है जब बॉइलिंग पॉइंट में 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस हो। क्रोमेटोग्राफी स्पेशल टेक्निक है, इसको कब यूज करते होते थे हम लोग, जब कंपाउंड माइन्यूट अमाउंट में हमारे पास जो मिक्सचर है। तो इसके लिए तो बेटा अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, ऐसे एक 5 मिनट की क्लास में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डिस्क्राइब द मेथड which can be used to separate 2 compounds with different solubilities in a solvent S। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है वो मेथड।
तो जो ज्यादा सोल्यूबल होगा उसके लेट क्रिस्टल्स बनेंगे और जो कम सोल्यूबल होगा उसके क्रिस्टल्स जल्दी बनेंगे। तो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 20 देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन, तो ये भी उसी का ही क्वेश्चन है। तो जो कराने लायक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। 21 भी अलग क्लास में होगा, 22 भी, 23 भी, 24, 25, 26, 27। एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आप लोग। कहते हैं कि यहाँ पे कौन सी आप लोग टेक्निक है वो यूज करोगे। तो इसके लिए भी मुझे जो देख पा रहा हूँ अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो इसकी भी अलग से ही होगी क्लास। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये भी स्टीम डिस्टिलेशन का है, 9th भी इसी का ही है। तो बेटा जी यहाँ पर तो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस हिसाब से ज्यादातर, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। ये एक्सप्लेन हो जाएगा हमारी इस क्लास में। कहते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69% कार्बन। तो अगर आप यहां देखें क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, तो उसने हमें क्या कहा है, एक कंपाउंड दिया है जिसके अंदर जो कार्बन दिया गया कितने परसेंट दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए भी। परसेंटेज ऑफ कार्बन दी गई है, ध्यान से करिएगा इसको, 69%, ठीक है जी। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दी गई है 4.8। कहते हैं कि द रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन, बची हुई ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मासेस ऑफ CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया गया है कितना, 0.20 ग्राम। क्लियर। क्वेश्चन पूछा गया कि CO2 का मास बताइए कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बनी उससे, और वाटर का। तो मैं एक बार आपको पहले क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। ये बंदा कहता है कि मेरे पास 0.20 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैंने उस 0.20 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनी। फर्दर कैलकुलेशन पर इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन निकला 69% निकला और हाइड्रोजन निकला 4.8% निकला। तो कहता है कि अब ये बताओ कि इसमें CO2 का मास कितना है और H2O का कितना है। तो अब याद करके मैंने आपको यहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवाया था, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या फॉर्मूला था, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला होता था हमारे पास। क्लियर। तो अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन की जगह कितना आ गया, 69, 12/44 MCO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.20 इंटू 100। तो यहां से जो आपका रिजल्ट आएगा किसका मास आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां पर मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, एक अच्छे बच्चे को ना रिजल्ट याद हो जाते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही है बुक के अंदर। तो यहां पे रिजल्ट आएगा 0.506 ग्राम, 0.506 ग्राम। क्लियर। ऐसे ही अब क्या करना है बेटे, अब मैं ऊपर कर रहा हूं, आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, अगर आपको ध्यान है, 2/18 इंटू MH2O by M इंटू 100। तो 2/18 वाटर का कितना है हमारे पास, अगर मैं देखूं यहाँ पे निकालना है हमने, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पुट करा दो फिर 4.8 MH2O, M कितना था 0.2 इंटू 100। जब आप इसको भी सोल्व करोगे फिर कह रहा हूं याद होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा 0.0864 ग्राम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पेपर में देने लायक क्वेश्चन है। क्लियर आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा जी हमारा 32nd। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आया हुआ है, तो एक बार मैं इसको भी डिस्कस करता हूं। ये ज़ेडाल्स मेथड का क्वेश्चन है और इसके लिए भी हमारी एक वीडियो है, या जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं आपको मैंने करवाया है। तो इसमें मैंने क्या करवाया था, आपको याद करो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला करवाया था मैंने आपको। क्या फॉर्मूला था बताओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा आप, ये मैंने लिखा है फॉर्मूला आपके पास, 14/1000 इंटू 2 इंटू V माइनस V1/2 बाय स्मॉल m इंटू 100 इंटू मोलैरिटी। बेटा यहाँ पे जो V होती थी
ये क्या होती थी, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, जो आपका H2SO4 यूज हुआ है उसकी वॉल्यूम। और V1/2 में V1 कौन होता था, वॉल्यूम ऑफ NaOH। क्लियर। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है सैंपल ऑफ 0.50 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यानी एम की वैल्यू तो मिल गई हमें 0.50 ग्राम, was treated according to Zehdal's method. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 molar H2SO4। तो H2SO4 की वॉल्यूम भी मिल गई, कितनी वॉल्यूम है, 50 ml। The residual acid required, जो बचा हुआ एसिड था 60 ml of, तो NaOH की वॉल्यूम भी मिल गई 60 ml, कितनी मोलैरिटी, 0.5 मोलर NaOH। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वैल्यू पुट करते हैं, इधर देखिए, नथिंग क्वेश्चन है, 14/1000 2 into, अगर मैं अब आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितनी है यहाँ पे 50 माइनस 60/2, NaOH की 60 थी ना, बाय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना था मास, अगर पूछा जाए तो आपसे 0.50 into 100, और मोलैरिटी पूछो तो कितनी है 0.5। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ। इस 0.5 को भी मैं 0.50 लिख सकता हूँ, जीरो बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, ये 30 आ गया, माइनस किया तो 20 आएगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी आएगी, 14/10 into 2 into 20, ये कैंसिल हुआ 56 आ गया। तो यानी आपके यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगी दैट विल बी 56%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें, 0.3780 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड गेव 0.5740 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो मैं लिख लेता हूं पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मैंने स्मॉल एन से शो कर दिया, कितना था 0.3780 ग्राम, और जो क्लोरो कंपाउंड है पक्का AgCl बना है क्योंकि सिल्वर वाला केस है, तो कितना है हमारे पास 0.5740 ग्राम। कहते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, इधर देखो, AgCl का मोलिकुलर मास कितना होगा 108 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 143.5। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 बाय 143.5। फॉर्मूला क्या होता था ऊपर किसका, AgCl का मास, बाय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, और इनटू 100। तो वैल्यू पुट करो एक बार सब। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, 35.5 बाय 143.5, सिल्वर क्लोराइड कितना है 0.5740, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है अगर आप देख पाए तो 0.3780 इनटू 100। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे बेटा, ये आपने करके देखना है 37.566% आएगा। तो आपका आंसर आएगा 37.566%। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा जी हमारा 34th। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, 35वां क्वेश्चन देखते हैं लेटेस्ट। क्या कहता है, इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड 0.468 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। तो पहले की तरह हम लिख लेता हूं 0.468 ग्राम लिख दिया जी। अफोर्डेड 0.668 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, ये लिख लेता हूं BSO4 का 0.668 ग्राम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर की परसेंटेज में बेटे जब आप इसका सम करोगे BSO4 के मोलिकुलर मास का, तो ये आपके पास आएगा 233। कितना आएगा 233, और सल्फर इसमें से कितना होता है 32। तो पहले की तरह फॉर्मूला क्या बनेगा 32 बाय 233 इंटू मास ऑफ BSO4 बाय में m इंटू 100। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, इधर देखिए ध्यान से, 32 बाय 233 इंटू BSO4 का मास कितना है
0.668, बाय में 0.468 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19.60। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 35। अब आप बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अगर यहां ध्यान से देखें आप लोग, कहते हैं कि इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, ये दिया है। कहते हैं कि द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ C2 बॉन्ड C3 बॉन्ड इज, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो यहाँ पे ना इसने आपको फंसाया है कि आप लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग या राइट से। तो अगर आप देख के लेफ्ट से, अगर मैं राइट से करता हूँ तो ट्रिपल को पहला नंबर मिलता है, लेफ्ट से करता हूँ तो डबल को। तो मैंने बताया था डबल और ट्रिपल के केस में प्रेफरेंस किसको देनी है? डबल को। तो अब यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड नंबर वाले की अगर आप देखें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? एक तो यही है सिग्मा, एक ये सिग्मा है, एक H वाला सिग्मा है, 3 सिग्मा होंगे। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। और इसके बाद सारे सिंगल हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है मेरे ख्याल से C बन रहा है, sp2 sp3। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। इन द लेजेंड्स टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पर्शियन ब्लू इज फॉर्म्ड। मैंने आपको एक पूरा डिटेल करवाया था फेरी फेरोसाइनाइड कंपाउंड, और ये कल के पेपर में भी आपको मिलेगा पक्का। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो इस कंपाउंड को पर्शियन ब्लू बोला जाता था। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 38। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। ये पहला केस है बेटा, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ये लास्ट केस है। आप यहां पे डिग्री पता करो। पहले केस में अगर देखो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, एक ही कार्बन अटैच है तो कितनी डिग्री हुआ? 1 डिग्री। ये 3 नहीं है, इसके साथ तो यही वाला कार्बन अटैच है ना, वो तो उससे आगे अटैच है तो ये 1 डिग्री हुआ। इसके साथ देखिए तो तीनों इससे अटैच है तो कितनी डिग्री हो गया? 3 डिग्री। इसको अगेन देखिए तो कितना हुआ? 1 डिग्री। ये कितना हुआ? 2 डिग्री। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, 3 डिग्री कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। 39 में अगर हम लोग देखें, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी कराई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे आप लोग, और डी ऑप्शन क्या रहेगा? क्रोमेटोग्राफी। अब आ जाइए बेटा जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। यहां पे इसने पूछा है कि हमसे टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी। आप बड़ा आराम से बता सकते हो, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, KOH किस में टूटेगा? K प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साफ दिख रहा है कि जो OH है उसने किसको रिप्लेस किया है? I को रिप्लेस किया है। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस है। देखिए आपके पास कोई ऑप्शन हो अगर ऐसा, यस, तो बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आपकी डिमांड थी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आप जरूर करके जाइएगा। 40th क्वेश्चन है, 38th क्वेश्चन है, 37th क्वेश्चन है। दोबारा नंबर बोल रहा हूं, 40th, 38th, 37th क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन, 32 मतलब, ठीक है जी। 32 के बाद अगर मैं आऊं यहां पे मुझे जो दिखाई दे रहा है 13th क्वेश्चन, 12, इसके बाद 9th नंबर। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लियर? आई होप आपको समझ आया हो। तो इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जो मेथड से, कैरियर्स मेथड या फिर क्रोमेटोग्राफी क्रिस्टलाइजेशन, तो जल्दी आपको मिलते हैं। थैंक यू।